वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसका फॉर्मेट इसके पहले मैंने आपको बताया, किन किन आइटम्स को हमें लिखना है, किन को नहीं लिखना है, और वर्टिकल फॉर्म में इसको बनाया जाता है। एक निश्चित फॉर्मेट इसका होता है, उसी फॉर्मेट में हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनाना है। और कंपनी की बैलेंस शीट से संबंधित मैंने आपको काफ़ी सारे आइटम इसके पहले वाले वीडियोस में बताए हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें एक पार्ट होता है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ और सेकेंड पार्ट होता है असेट्स। तो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को हम डिफाइन कर रहे थे। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में हम कंपनी की जो इक्विटी और लाइबिलिटी होती है, इक्विटी मतलब जो उसकी कैपिटल है और लाइबिलिटी मतलब जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, उससे रिलेटेड क्या क्या आइटम्स हमको लिखना है वो हमने पढ़ा। इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज़ के बारे में। मनी अगेंस्ट डिविडेंड वारंट, ये सब चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंश वारंट के बदले प्राप्त नगद। अंश वारंट के बदले प्राप्त नगद में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसका मतलब ये है कि शेयर वारंट के बदले प्राप्त राशि को दर्शाया जाता है, क्योंकि शेयर वारंट के बदले अंशों का आवंटन अभी होना है। ऐसे अंश जिनको अभी कंपनी के द्वारा आवंटित नहीं किया गया है। अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन ना हो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कंपनी ने अंशों को निर्गमित तो कर दिया है, लेकिन आवंटन की जो डेट है, अलॉटमेंट की जो डेट है, वो चिट्ठी की डेट के बाद आ रही है। तो कंपनी क्या करेगी? पहले बैलेंस शीट बनाएगी, उसके बाद इसका अलॉटमेंट करेगी। तो जब तक इसका अलॉटमेंट नहीं हो जाता, कंपनी उसको लिख देगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये दो आइटम मैंने आपको अभी बताया। अंश वारंट के बदले प्राप्त नगद, जब शेयर डिविडेंड के बदले में प्राप्त राशि को दिखाया जाता है जिसका आवंटन अभी होना बाकी है, और अंश आवेदन की राशि जिसका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, क्योंकि चिट्ठी की डेट बीच में आ गई थी। तो पहले कंपनी को बैलेंस शीट बनाना था, तो कंपनी ने पहले बैलेंस शीट बना दिया और वहाँ पर लिख दिया उसने कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट। इसके बाद नंबर 3 पे आ रहा है गैर चालू दायित्व, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटीज नहीं है, जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, जो लंबी अवधि के लिए है। ऐसे ऋण जो कंपनी के द्वारा लंबी अवधि के लिए लिए जाते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, उतनी समय का जो भी ऋण लिया गया है वो सब आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखना है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला है दीर्घकालीन ऋण। गैर चालू दायित्व वह दायित्व है जो चालू दायित्व नहीं है ना। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती है? देखिए, बॉन्ड्स आ जाते हैं और डिबेंचर्स आ जाते हैं। डिबेंचर्स हमने जब चैप्टर पढ़ा था डिबेंचर वाला, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कंपनी को लंबी अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं? कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं, इसलिए डिबेंचर को इस हेडिंग के अंतर्गत शो किया जाता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन बैंक से या फिर अन्य पक्षकारों से, या तो बैंक से टर्म लोन ले रखा है उसने लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, या किसी अन्य पर्सन से ले रखा है, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद स्थगित भुगतान दायित्व, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स जो 12 माह के बाद देना है। ऐसे डिपॉजिट्स जो 12 महीने के बाद देना है। बोरोइंग को पुनः सुरक्षित और असुरक्षित वर्गीकृत किया जाएगा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जब दिए जाते हैं तो उनको अलग, उनकी 2 कैटेगरी होती है। नंबर 1 सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड।
तो जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हैं उन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके लिखा जाता है। इसके बाद डेफर्ड टैक्स, लेखांकन आय और कर योग्य आय पर कर के अंतर को डेफर्ड टैक्स कहा जाता है। डेफर्ड टैक्स मतलब जो अभी कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद स्थगित कर दायित्व, स्थगित कर दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक हो जाती है, मतलब जो अकाउंटिंग इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। इसके बाद अन्य दीर्घकालीन ऋण, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को इस तरह से वर्गीकृत करेंगे, ये नंबर 1 व्यापारिक देयताएं मतलब ट्रेड पेबल्स, यदि वो 12 माह से अधिक अवधि के लिए देय हैं, मतलब जिनका भुगतान हमें 12 महीने की अवधि के बाद करना है, वो इसमें आ जाएंगे। क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर जिनका भुगतान करना है, इसके पहले मैंने बताया था, वो करंट लायबिलिटीज में आते हैं। बट अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी आएंगी? ऐसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएंगी जिनका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करना है। अदर्स, दीर्घकालीन आयोजन, इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। कर्मचारी हित आयोजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, कोई भी आयोजन जो 12 माह से अधिक अवधि के बाद देय होगा। कब देय होगा? जो कि 12 महीने की अवधि के बाद देय होगा और उसे दीर्घकालीन आयोजन कहा जाएगा। और 12 माह की अवधि के अंतर्गत देय होने वाले आयोजन को अल्पकालीन आयोजन के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा अंश के बदले प्राप्त नगद, स्थगित कर, स्थगित दायित्व और दीर्घकालीन आयोजन। ये चीजें हमने इसमें अभी पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें चालू दायित्व। चालू दायित्व क्या होते हैं? चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटीज, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 12 महीने की अवधि के अंतर्गत करना है, वो चालू दायित्व की श्रेणी में आते हैं। अब चालू दायित्व में आप किन किन को शामिल कर सकते हैं? देखिए आप, मांग पर देय ऋण, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, जब भी मांग पर लोन रिपेबल दिया होगा वो आपको करंट लायबिलिटीज में लेना है। बैंकों से ऋण भी हो सकता है ये, और अन्य पक्षकारों से भी हो सकता है। मतलब डिमांड पर ड्यू लोन 2 टाइप्स का हो सकता है, बैंकों से और अदर पार्टीज से। और अन्य ऋण एवं अग्रिम, अदर लोन एंड एडवांसेस, ये सब आपको अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इंक्लूड करना है। इसके बाद व्यापारिक देयताएं मतलब ट्रेड पेबल्स, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आदि, यह 12 माह या इससे कम अवधि के लिए होते हैं। ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल कब होते हैं? जब क्रेडिट परचेज किया जाता है और विदिन 1 ईयर में इसका भुगतान कंपनी को करना हो, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ी करंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, जिसमें हमें क्या क्या आइटम्स लिखना है, ये हमने पढ़ा। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो अभी बचा हुआ है हमारा, तो वो आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताएंगे, इसलिए आप सारे वीडियोस अवश्य देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी जानकारी आपको होगी। कंपनी की बैलेंस शीट का पूरा जो डिटेल है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। थैंक यू।